हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा नाम का जो चैप्टर है वो जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लास्ट के 2 वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है कि किस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। और वहां पे हमारा सूत्र निकल करके आया था प्रत्यावर्ती धारा सूत्र का E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस वीडियो में इसी सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट अर्थात जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे और उससे संबंधित 2-3 डेरिवेशन है छोटे छोटे, जिसे चैप्टर शुरू होता है वो भी अपन इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरी तरफ से एक छोटा सा वार्निंग, ये जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर में काफी सारी चीजें मैथमेटिक्स की हैं, मतलब इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, अवकलन आएगा, समाकलन आएगा। तो एक बात को अच्छे से याद रखिएगा, जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको ये चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आता है, कैलकुलेशन इजीली हो जाती है उनसे। जो बच्चे बायो के हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि मैं हर एक बेसिक को यहाँ पर लिखूं, हर एक छोटी छोटी बात को लिखूं, ताकि जो बच्चा बायो से हो वो भी इसको अच्छे से समझ सके। तो बस मेहरबानी करके थोड़ी मेहनत करना, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, ताकि ये चैप्टर भी हर चैप्टर की तरह मक्खन हो जाए। शुरू करते हैं। आपके सामने 2 तरह की धाराएं होती हैं। पहली धारा होती है दिष्ट धारा, जिसको दोस्तों अपन लोग डायरेक्ट करंट भी कहते हैं इंग्लिश में। ये वो धारा होती है जो समय के साथ में अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती है। मान लो अगर एक तार में एक धारा बह रही है x से y, और आप किसी भी समय जाकर के देखो, किसी भी समय जाकर के देखो, धारा की दिशा फिक्स है x से y। अगर धारा की दिशा समय के साथ में नहीं बदलती है तो उस तरह की धारा को दिष्ट धारा या फिर डायरेक्ट करंट कहा जाता है। और समय के साथ में अगर डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाया जाए तो वो इस तरह का मिलेगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर धारा का मान 5 एम्पियर है तो समय बराबर 0 पे भी 5 एम्पियर है, कुछ समय पश्चात भी 5 एम्पियर है, कुछ समय पश्चात भी 5 एम्पियर है। समय अपने साथ में आगे बढ़ रहा है, परंतु धारा के मान में और उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो मेन चीज होती है दिशा। ऐसी धारा जिसकी दिशा नियत होती है, जिसकी दिशा नियत होती है, जिसकी दिशा फिक्स होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। और इस क्लास में कक्षा 12th में जो आपने चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन किया है, जो कि था विद्युत धारा, वो पूरा का पूरा चैप्टर में जिस भी करंट की बात की गई है वो करंट कौन सी है? दिष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट है। ठीक है, एक बात तो ये होती है। दूसरी बात, हमें पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा को। प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में खुद की दिशा को बदलती है। मतलब कुछ समय अंतराल में वो x से y जाएगी, उसके बाद उसकी दिशा y से x हो जाएगी, फिर वापस से कुछ समय पश्चात उसकी दिशा x से y हो जाएगी, फिर y से x हो जाएगी। इस तरह से चलता रहेगा। और ऐसा कैसे होता है ये मैंने जब आपको पढ़ाया था इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में, टॉपिक का नाम था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, वहां अच्छे से क्लियर किया था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में हर एक आधे चक्कर के बाद में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, x से y, y से x, x से y, y से x। तो अगर विद्युत धारा की दिशा ऐसे एक नियत समय के पश्चात बदलती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। इसके लिए ग्राफ भी आया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। वो जो ग्राफ था वो इस तरह से था, ऐसे। एक और काम की बात, ये ग्राफ धारा के लिए भी ऐसा ही आएगा। अगर अपन समझना चाहें, धारा और समय के बीच में भी ऐसे ही आएगा। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर आप विद्युत वाहक बल लोगे और समय लोगे तो उसके लिए भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि समय के साथ साथ आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता भी बदलती है और धारा भी बदलती है। आई होप कि बेसिक्स आपको समझ में आ गए हैं और ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद
खुद की दिशा को बदलती है। इस तरह का ग्राफ क्यों लिया जाता है वो मैं ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर के लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब जब आप समीकरण पे गौर फरमा लेते हैं, अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है उसका सूत्र होता है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ई नॉट का मतलब पता है क्या है? जब आप ग्राफ बनाओगे तो उस ग्राफ का जो अधिकतम मान हो सकता है वो होता है ई नॉट। बिल्कुल वैसे ही अगर प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र लिखा जाए, बिल्कुल वैसे ही यदि प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र लिखा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र होता है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो अगर यही ग्राफ आप आई के लिए बनाओगे तो भी ऐसा ही आएगा, और इसमें जो अधिकतम मान है जो हो सकता है वो कितना है? आई एम है। इस आई एम को कहा जाता है शिखर मान। इस आई एम को क्या कहा जाता है? शिखर मान। और ये आई क्या होता है? ताक्षणिक मान। ताक्षणिक मान पता है इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया होगा लास्ट चैप्टर में कि ये ओमेगा टी एक तरह से थीटा का काम करता है। तो जब आप किसी भी अलग अलग स्थिति पे देखोगे, अगर ये ग्राफ अपन ओमेगा टी के बीच में बनाए तो किसी भी स्थिति पे देखोगे तो अलग अलग मान रखने पे धारा का अलग अलग मान आएगा। तो इस समीकरण में आप ओमेगा टी का अलग अलग मान रख के उस समय जो धारा का मान है वो निकाल सकते हो। इसलिए इसको कहा जाता है ताक्षणिक मान, ये कहलाता है शिखर मान। और ओमेगा टी को कहते हैं कला। अब कला को इंग्लिश में कहते हैं फेज, और फेज का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जो साइन के साथ में लिखा हो, यहां पे साइन के साथ में क्या लिखा हुआ है? ओमेगा टी लिखा हुआ है। तो ओमेगा टी क्या कहलाएगा? कला कहलाएगा, फेज कहलाएगा। यहां पे बताओ साइन के साथ में क्या लिखा हुआ है? यहां पे साइन के साथ में लिखा हुआ है ओमेगा टी, तो यह कहलाएगा इसकी कला। अब एक बात को ध्यान से समझना, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता हो गई पूरी, ये प्रत्यावर्ती धारा हो गई। बिल्कुल वैसे ये क्या है? ये वोल्टता का ताक्षणिक मान है। जैसे ये किसका मान है? धारा का। ये है धारा का ताक्षणिक मान, ये है वोल्टता का ताक्षणिक मान। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं पढ़ते जाओ, लास्ट में सब मक्खन होगा। वोल्टता का ताक्षणिक मान, यह है वोल्टता का शिखर मान, अधिकतम मान। तो ये हो गया वोल्टता का शिखर मान। साथ साथ कॉपी में लिखते जाओ, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लास्ट वाला चैप्टर देख करके आए हो तो यहां बहुत मजा आएगा। तो अभी तक दो बातें सिखाई। प्रत्यावर्ती धारा, पहली बात याद रखनी है, वो धारा जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद की दिशा को बदल लेती है उसको अपन कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अगर प्रत्यावर्ती धारा है तो उसके वोल्टता का सूत्र होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई होता है ताक्षणिक वोल्टता, ई नॉट होता है शिखर मान, ओमेगा टी होता है कला। ऐसे यहां पर अगर प्रत्यावर्ती धारा को लिखोगे तो उसका सूत्र होगा आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। आई है ताक्षणिक धारा, आई एम है शिखर मान, ओमेगा टी है कला। अब हम एक धारा की बात करें, जो धारा प्रत्यावर्ती है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज मान, औसत मान कैसे निकालते हैं, अब मैं वो सिखाऊंगा। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक को मक्खन होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये टॉपिक बार बार मैथमेटिक्स में आएगा, तो जितनी मैथ्स क्लियर होगी उतना ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल जो मैं कह रहा हूं एक एक बात लिखते जाओ, इतनी बात को कॉपी कर लो। चलिए जी, अब अपन औसत मान निकालना शुरू करते हैं। धारा का ध्यान समझिएगा। इसी ग्राफ को लेंगे, देखिए ये जो धारा है, ये धारा खुद के मान को बदल रही है। कैसे? इतने समय, इस समय पे देखते हैं तो ये मान है, थोड़े समय पश्चात देखें तो ये मान है, और थोड़े समय पश्चात देखें तो ये मान है, और थोड़े समय पश्चात देखें तो ये मान है, और थोड़े समय पश्चात देखें तो ये मान है। तो प्रत्यावर्ती धारा अपने मान को धीरे धीरे बढ़ा रही है, फिर कम कर रही है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ा रही है, फिर कम कर रही है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा समय के साथ बदल रही है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस समय पर धारा क्या है, तो वो मान ये होगा। अगले समय पर धारा क्या है, तो ये मान ये होगा। उसके अगले समय पर धारा क्या है, तो मान ये होगा।
तो यहां पे अगर धारा का मान फिक्स नहीं है, वापस से, अगर धारा का मान फिक्स नहीं है तो किया गया कार्य वो भी फिक्स नहीं होगा। यहां धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा या किया गया कार्य अलग होगा, यहां धारा द्वारा उत्पन्न कार्य अलग होगा, यहां धारा द्वारा उत्पन्न कार्य अलग होगा, यहां धारा द्वारा उत्पन्न कार्य अलग होगा। अगर यही बात दिष्ट धारा के लिए पूछी जाए तो हर समय धारा का मान कितना है, 5 एम्पियर। तो आप इस समय देखोगे तो भी विद्युत धारा जो है वो 5 एम्पियर है, उसके हिसाब से ऊष्मा आ जाएगी। अगर आप इस समय देखोगे विद्युत धारा 5 एम्पियर है, उसके हिसाब से ऊष्मा या कार्य आ जाएगा। इस समय देखोगे धारा फिर से 5 एम्पियर है, उसके हिसाब से ऊष्मा या कार्य आ जाएगा। परंतु यहां तो बदल रहा है ना, धारा का मान यहाँ पे 0 है, उसके हिसाब से आएगा। मान लो यहाँ 1 हो गया, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5, फिर वापस से -4 -3 -2 -1 0। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रत्यावर्ती धारा में समय के साथ साथ धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण उसके द्वारा किया गया कार्य भी अलग अलग होगा, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। तो यहां तो सिंपल आप इसके हिसाब से लिख सकते हो, परंतु यहां पर आपको अगर कार्य लिखना है तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटना पड़ेगा, क्योंकि हर टुकड़े के अंदर धारा का मान जो है वो अलग अलग है। देखो मान लेते हैं, शुरू करते हैं, अपन ध्यान से करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। dt के मान लो मैंने छोटे क्या बना लिए, सेक्शन बना लिए कि dt समय पश्चात, फिर वापस से कुछ समय अंतराल पश्चात, फिर वापस से कुछ समय अंतराल पश्चात। मान लो इस dt में धारा का मान I1 है, फिर अगले dt में धारा का मान I2 है, ऐसे अगले dt में धारा का मान I3 है। तो हम लोग कार्य को कैसे लिखते हैं, सुनना। कार्य का सूत्र होता है उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, और उसका सूत्र होता है I²RT। ये मैंने आपको करवाया हुआ है विद्युत धारा नाम के चैप्टर में, ध्यान से सुनना, आपको याद होना चाहिए। विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कार्य किसके बराबर होता है, कार्य किसके बराबर होता है। आपने ढंग से वहां पे एक ही चीज स्टडी किया है, मैं आपको लिंक करवाता हूं अभी। कार्य बराबर होता है उत्पन्न ऊष्मा के, और जूल के तापन नियम से उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र होता है I²RT। तो जो कार्य विद्युत धारा द्वारा किया जाता है, जो वो ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसका सूत्र कितना होता है, I²RT। अगर थर्ड चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो अभी याद करना पड़ेगा कि अगर I धारा R प्रतिरोध के अंदर से T समय तक गुजरेगी तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी, I²RT के बराबर। तो ये आपके पास कार्य का सूत्र है, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां पे अगर ये दिष्ट धारा होती तो मैं डायरेक्ट सूत्र लगा देता, I का मान 5 एम्पियर रख देता, खुश हो जाता, मान निकल जाता। परंतु यहां पे हर एक समय पर धारा का मान अलग अलग होने के कारण इस सूत्र को मुझे छोटे समय अंतराल के लिए लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले समय अंतराल के लिए लगाता हूं, तो dW1 निकल करके आएगा, उसके लिए I की जगह होगा I1 R dt। छोटे समय अंतराल dt, प्रतिरोध R, इस समय अंतराल में धारा का मान I1, इतने समय अंतराल में ऊष्मा निकाला है, कार्य निकाला है, तो इसका मतलब छोटा सा कार्य dW1। अगले समय अंतराल के लिए निकाला जाएगा तो dW2 बराबर I2² R dt, अगले समय अंतराल के लिए फिर से छोटा सा। उसके बाद dW3 बराबर क्या होगा, dW3 बराबर क्या होगा समझो, वापस से अगले वाले समय अंतराल के लिए कितना है धारा का मान I3, तो I3 का स्क्वायर R dt। ऐसे मान लो मैंने कितने टुकड़े किए, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक n हिस्से अपन ने किए, तो n हिस्से करने पर dWn कितना निकल करके आएगा, IN² R dt। पहले यहां तक की बात को समझने का प्रयास करो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में मैं कुछ भी रटवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं वो चीज समझा रहा हूं जो किताबों में नहीं मिलेगी। किताबों में डायरेक्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा वर्ग माध्य मूल, पढ़ोगे ना डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा RMS वैल्यू। चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था मैं आपको, पर मैं आपको थोड़ा फीलिंग दिलवाना चाह रहा हूं, इसलिए इतनी माथापच्ची कर रहा हूं। तो थोड़ा मेरा साथ दो, फोकस करो। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ में बदलता है, तो अगर प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ में बदलता है तो हर एक समय अंतराल के बाद धारा का मान अलग अलग होगा, तो हर एक समय अंतराल के लिए अलग से कार्य लिखना पड़ेगा।
तो मैंने इस पूरे समय अंतराल को, मान लेते हैं यहां से यहां तक का समय अंतराल कैपिटल टी है, तो इस कैपिटल टी को मैंने कैपिटल एन हिस्सों में बांट दिया और हर एक हिस्सा कितना है, dt है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप इस n को dt से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा कैपिटल T। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक के समय अंतराल को मैंने n हिस्सों में बांट दिया, dt dt dt, तो सारे dt को जोड़ोगे n बार तो t आ जाएगा, इसलिए n dt बराबर t। ठीक है, ओके। अलग अलग समय अंतराल पे अलग अलग धारा है तो अलग अलग कार्य लिखना पड़ रहा है। पहले वाला कार्य dw1, इस समय के लिए धारा का मान है i1, तो i1 r dt। उसके बाद अगले dt के लिए i2 धारा है, अगले dt के लिए i3 धारा है, तो अलग अलग कार्य, ऐसे कितने dt जाएंगे, n जाएंगे, तो dwn बराबर in स्क्वायर r dt। ओके, अब समझो, जब इस पूरे को जोड़ दिया जाएगा तो कुल कार्य आ जाएगा, तो कुल कार्य W, जोड़ रहा हूं सबको, तो सबको जोड़ने पर कुल कार्य आ जाएगा W बराबर, ये चीज लिखो, लिखो i1 स्क्वायर r dt प्लस i2 स्क्वायर, आराम से लिखते हैं, जल्दी नहीं करते हैं, i2 स्क्वायर r dt प्लस, अब डायरेक्ट कर रहे हैं ना, डैश 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 दिस वन in स्क्वायर r dt। समझे बात को? ऐसे छोटे 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 समय अंतराल में किए गए कार्य को जोड़ करके कुल कार्य लिख दिया। ओके, अब एक बात, अगर ये धारा इस तरह से परिवर्तनशील है तो इसका जो औसत होगा उसका क्या मतलब होगा? औसत का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कभी आपके पास नंबर है 0 1 2 3 4 5, आप सबको जोड़ के 5 का भाग लगा देते हो, 5 का भाग लगाने पे क्या निकल के आता है? औसत। मतलब जहां मान अलग अलग होते हैं वहां पे अपन एक ऐसी चीज निकाल के देते हैं जो उन सभी मानों का मिला जुला असर होता है, उसको अपन औसत बोलते हैं। तो अलग अलग धाराएं जो कार्य कर रही हैं वो ये रहा, अलग अलग धाराओं के द्वारा किया गया कार्य औसत धारा के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि इस पूरी धाराओं का औसत मान ये है आई एवरेज, तो ये अलग अलग i1 i2 i3 i4 i5 i6 in, अगर ये अलग अलग मिलकर के इतना कार्य कर रही हैं तो ये जो औसत धारा है उसको भी उतना ही कार्य करना पड़ेगा, तभी जाकर के अपन इन सब का क्या बोल सकते हैं? इसको औसत बोल सकते हैं। तो इन सबके द्वारा किए गए कार्य को मैं इस औसत धारा के द्वारा किए गए कार्य के बराबर कर सकता हूं। इसके द्वारा किया गया कार्य कैसे लिखोगे? यहां पे लिखो आई एवरेज का स्क्वायर आर, आई एवरेज का स्क्वायर आर, और कितना समय लगेगा? इन सब ने मिला करके कितना समय लिया? इन सब ने छोटे 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 टुकड़ों में मिला करके समय लिया कैपिटल टी के बराबर, क्योंकि ऐसे dt 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 n बार जुड़ के t बना रहे हैं, तो ये अकेली कितना समय लेगी? कैपिटल टी के बराबर। तो यहां आएगा कैपिटल टी। ये है औसत धारा के द्वारा किया गया कार्य जो अलग अलग धाराओं के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा, इस तरह से। अगर मुझे रटवाना होता तो 1 मिनट लगता, बट मैं समझाना चाह रहा हूं इसलिए मेहनत करके आपको क्लियर करना चाहता हूं कॉन्सेप्ट है क्या। 2-4 सेकंड का समय लो, फिर समझाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। चलो जी, एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अपने आप को एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को बदलती है। दूसरा, उसके मान में भी समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो अलग अलग समय पर आप देखोगे तो विद्युत धारा का मान आपको अलग अलग मिलेगा। इसी कारण से अगर अपन यहां से लेकर के यहां तक किए गए कार्य को लिखना चाहते हैं तो अपन को उसको dt 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 छोटे 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 dt में क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे dt के अंदर बांटना पड़ेगा। तो मैंने यहां से लेकर के यहां तक छोटे छोटे dt में बांट दिया। सारे dt को जब आप जोड़ोगे कितनी बार? n बार। dt प्लस dt प्लस dt प्लस dt कितनी बार? n बार। तो क्या आएगा? n dt। वो n dt इस समय अंतराल t के बराबर होगा। पहली बात, इस समय में धारा का मान t1 i1 है, इस समय में धारा का मान i1 है, तो इसके हिसाब से किया गया कार्य हो गया i1 स्क्वायर r dt। इस सूत्र से इस समय अंतराल में किया गया कार्य निकालना है, इसकी धारा देख लो i2, तो i2 के हिसाब से, फिर i3 के हिसाब से, फिर in के हिसाब से।
तो ये सारी अलग अलग धाराएं यहां से लेकर यहां तक मिलकर जो कार्य कर रही हैं उनको जोड़ करके ये आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि मैं प्रत्यावर्ती धारा के औसत की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं किसी धारा को औसत बोलना चाहता हूं तो उसको उतना कार्य करना पड़ेगा जितना कार्य सभी धाराओं ने मिल करके किया है। तो ये I1 I2 I3 ऐसे मिला करके IN ने जो कार्य किया है ये पूरा कार्य अकेला किसको करना पड़ेगा, आपकी औसत धारा को करना पड़ेगा। आई एवरेज, एवरेज का ए भी लिखा हुआ है, तो औसत धारा के द्वारा किया गया कार्य इस पूरे कार्य के बराबर होगा। कैसे लिखेंगे, सूत्र तो यही लगेगा, आई की जगह आ जाएगा आई एवरेज, आर की जगह आर ही रहेगा, टी की जगह टाइम कौन सा लेंगे, I1 धारा ने लिया dt टाइम, I2 धारा ने लिया dt टाइम, I3 ने लिया dt टाइम, तो ये सारी धाराएं कितना टाइम ले रही है dt, इनको जोड़ा तो कुल समय कितना आ रहा है, कुल समय आ रहा है यहां से यहां तक का जो किसके बराबर है, t के बराबर है। तो अगर इन सभी धाराओं के औसत की बात करोगे तो वो कितना समय लेगी, जितना इन सब ने मिलकर के लिया है, और इन सब ने मिलकर के समय लिया है कैपिटल टी के बराबर, तो ये भी समय लेगी कैपिटल टी के बराबर। तो ये है औसत धारा द्वारा किया गया कार्य, और ये लिखा हुआ है छोटी छोटी धाराओं के द्वारा किया गया कार्य, तो इन सब के द्वारा किया गया कार्य उसके बराबर होना चाहिए, तभी आप इसको इन सब का औसत बोल सकते हो, एवरेज बोल सकते हो। यही बात मैं आप सबको समझाने का प्रयास कर रहा था। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखते हैं, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहां बढ़ाएं, इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो हुकुम आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको, आई एवरेज का स्क्वायर बड़ा वाला टी बराबर, देखो आर डी टी इसमें भी है, आर डी टी इसमें भी है, आर डी टी इसमें भी है, सब में है, तो कॉमन निकालेंगे, आर डी टी को कॉमन निकाल लिया जाए, अंदर क्या बचा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, कहां तक IN स्क्वायर, और ये आर भी है ना, तो ये वाला आर भी आएगा। अब एक बात का ध्यान रखो, इस dt को क्या लिख सकते हैं, मैंने यहां समझा रखा है कैपिटल N dt बराबर t, तो उस dt को लिख सकते हैं t बटा n, लिख दीजिए। तो आई एवरेज का स्क्वायर r कैपिटल T बराबर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस IN का स्क्वायर r, dt की जगह आ जाएगा कैपिटल T बाय n। और इसको आप ओरली भी समझ सकते हो, dt क्या है, पूरे t को जब n हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा है dt, तो dt हो गया t बटा n, या फिर dt n बार जोड़ोगे तो t बनेगा, कैसे भी समझ लो। r से भैया r गया, t से भैया t गया, जो बचा वो लिखो, आई एवरेज स्क्वायर बराबर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, कहां तक IN के स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल N, ये चीज आ गई। और अगर इस स्क्वायर को हटाऊं तो यहां पे अंडर रूट आ जाएगा। अब जो आशीष सिंह लेक्चर्स का उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को समझाना, रटवाना नहीं। आप लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा को दुनिया में जिस किसी से भी पढ़ा होगा, बुक में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, वो सीधा आपको बताते हैं वर्ग माध्य मूल मान, बट वो आपको कभी भी ये नहीं बताते हैं कि वर्ग माध्य मूल मान क्यों निकाला जाता है। अब इस पूरे डेरिवेशन के बाद आपको एक बात समझ में आ गई कि ये आपकी औसत धारा है, और जब औसत धारा पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि धारा के जितने भी ताक्षणिक मान हैं उन सब का पहले स्क्वायर हो रहा है। धारा के जितने भी ताक्षणिक मान है, I1 क्या है, इस क्षण पे धारा का मान, 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 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो जितनी भी ताक्षणिक धाराएं हैं उन सभी ताक्षणिक धाराओं का पहले स्क्वायर हो रहा है, वर्ग 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 वर्ग, उसके बाद उनकी संख्या से भाग लगाया जा रहा है। औसत, औसत कैसे निकालते हो, 5 लोगों के अलग अलग अंक है, औसत निकालना है, पांचों के अंक को जोड़ दो, 5 से भाग लगा दो। 6 लोग हैं, अलग अलग अंक है, सबको जोड़ दो, 6 से भाग लगा दो। तो जितनी भी ताक्षणिक धाराएं थी पहले उनका वर्ग किया गया, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो पहले उनका स्क्वायर किया गया, फिर उनको जोड़ के उनकी संख्या से भाग लगाया। जितनी धाराएं थी, n धाराएं थी, उनको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग लगाया, मतलब उसका औसत निकाला। उसके बाद में उसका अंडर रूट कर दिया। तो सबसे पहले वर्ग किया, स्क्वायर किया, फिर उसका माध्य निकाला, औसत निकाला, और उसके बाद जब उसका मूल निकाला
तो निकल के आई प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम लोग परिभाषित करते हैं वर्ग माध्य मूल, और ये बात कॉन्सेप्ट के साथ में हमने हमारे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दी है। अगर ये चीज पसंद आई है, अभी के अभी लाइक बनता है, कमेंट करना बनता है कि हाँ सर कुछ अलग देखने को मिला। ये सब सबने रटवाया था कि अगर कोई धारा है तो उसके ताक्षणिक मान का स्क्वायर करो, फिर उसको भाग लगा दो, औसत निकाल लो, और औसत निकाल के उसका अंडर रूट कर दो, तो बन जाता है वर्ग माध्य मूल। बट आपने समझा दिया, थैंक यू सो मच। तो लाइक और कमेंट जरूर करना है, ठीक है? यही आपका प्यार है, वही हमको हिम्मत देता है। ओके, तो अब एक बात अच्छे समझ में आ चुकी है कि धारा का जो भी ताक्षणिक मान है, सबसे पहले उसका स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, उसके बाद उसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, और फिर अंडर रूट कर देना है। क्या निकल के आ जाएगा? वर्ग माध्य मूल मान, या फिर आपकी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इसीलिए अब देखो I1 I2 I3 क्या है? ताक्षणिक धाराएं। ताक्षणिक धाराओं के लिए सूत्र क्या होता है? ये लिखा हुआ है I बराबर Im साइन ओमेगा टी। मतलब जब कभी भी मुझे ताक्षणिक धाराएं लिखनी होगी तो मैं यहां से लिख लूंगा I बराबर Im साइन ओमेगा टी। दूसरी बात, तो सबसे पहले तो मैं इसको लूंगा क्योंकि यही ताक्षणिक धारा है। ये I1 I2 I3 In कहां से आ रहा है? इसी सूत्र से आ रहा है। तो मैं अब इस सूत्र को ले लूंगा। इस सूत्र को लेने के बाद में सबसे पहले इसका वर्ग करूंगा, क्योंकि जितनी भी ताक्षणिक धाराएं हैं सबसे पहले उनका वर्ग करना है, तो उनका स्क्वायर किया जाएगा। फिर जो भी बनेगा मैं उसका औसत निकालूंगा, क्योंकि n से भाग लगाने का मतलब होता है औसत निकालना। तो यहां जो भी समीकरण बनेगा मैं उसका औसत निकालूंगा, और फिर लास्ट में जब मैं उसका अंडर रूट करूंगा तो निकल करके आएगा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जिसको अपन बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसकी सहायता से आपको वो वैल्यू निकाल के दिखाते हैं जो सब लोग रटवाते हैं। देखो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, ठीक है? तो अब अपन देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? मूल का मतलब होता है अंडर रूट करना, तो रूट। माध्य का मतलब होता है मीन। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो इसको आरएमएस मान कहते हैं। क्या सीखा अभी आपने? कि अगर आपको आरएमएस मान निकालना है, यही आपका आरएमएस मान है। अगर आपको आरएमएस मान निकालना है तो सबसे पहले ताक्षणिक धारा का स्क्वायर करना पड़ेगा। अलग अलग समय पे जो भी धारा होती है उसको बोलते हैं ताक्षणिक धारा। उसके लिए सीधा सूत्र है I बराबर Im साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले आपको इस I का स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसका माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य का सिंबल ऐसा होता है, अगर अपन किसी का भी एवरेज निकालते हैं तो उसके आगे ऐसे सिंबल लगा सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आई स्क्वायर लिख के ऐसे ऊपर एक बार लगा दो। इस बार का मतलब भी होता है कि आप उसका औसत निकाल रहे हो। तो यहां जो चीज हुई है उसको मैं इसकी सहायता से करके बता रहा हूं, क्योंकि मान यहां से आएगा। पहली बात, ताक्षणिक धारा का स्क्वायर किया, ताक्षणिक धारा का स्क्वायर किया, वर्ग किया, उसके बाद में उसका मान निकाला, औसत। औसत निकालने के लिए जैसे यहां किया हुआ है, अगर इसमें औसत निकालना है तो ऐसे चिन्ह लगा दीजिए या फिर ऐसे बार लगा दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं? अंडर रूट। तो उसके बाद इसका क्या किया जाएगा? अंडर रूट। उसके बाद क्या किया जाएगा? अंडर रूट। ये अपन ने यहां सीख लिया। यहां अप्लाई करते हैं। आई आर एम एस बराबर, सबसे पहले आई का स्क्वायर करो। आई का मान क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर होगा तो आई एम का अलग स्क्वायर होगा, साइन ओमेगा टी का अलग स्क्वायर होगा। पूरा लिख देता हूं, डरते अपन है नहीं। अंदर लिख दिया आई एम साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर कर दिया। या फिर आप कहो तो मैं एक एक स्टेप करके बता सकता हूं आपको। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आई को लिख लो। आई क्या है आपका? आई एम साइन ओमेगा टी। इसका स्क्वायर कर लो उसके बाद, क्योंकि स्क्वायर रखना है अपन को। तो इस पूरे का स्क्वायर होगा तो इसका अलग स्क्वायर होगा, साइन का अलग स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या करना है? औसत निकालना है। अब औसत निकालो। अब औसत निकाला तो आई एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि आई एम स्क्वायर एक नियतांक है। आई एम स्क्वायर क्या होता है? अगर ये प्रत्यावर्ती धारा है, मैंने बताया था ना, इसका जो अधिकतम मान होता है, चरम मान होता है, शिखर मान होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आई एम बोलते हैं।
तो एक प्रत्यावर्ती धारा के लिए उसका Im जो है वो फिक्स होता है, तो इसलिए वो औसत से बाहर निकल जाएगा। अब औसत केवल किसका आएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। अब आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत निकालना पड़ेगा। एक बात मैं आपको एज अ फैक्ट लिखवा रहा हूं, मैथ्स वाले बच्चों को पता होता है कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का कभी भी एवरेज निकालो पूरे एक साइकिल के लिए तो वो 1/2 आता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन के साथ में कुछ भी लिखाओ फर्क नहीं पड़ता। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का साइन स्क्वायर थीटा का आप एवरेज निकालोगे तो वो कितना आता है? 1/2 आता है। तो इसकी जगह आ जाएगा 1/2। तो आई स्क्वायर का एवरेज कितना आ गया? आई एम स्क्वायर। इसकी जगह आ गया 1/2, 2 आ जाएगा नीचे। ये भले ही मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा 2 मिनट का कि ये कैसे होता है, पर अभी यहां पे मैं डाल करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज है वो कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे औसत निकालना था, आई एम कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया। अब औसत निकालेंगे इसका औसत होता है 1/2। उसके बाद अब क्या करना है? लास्ट काम, स्क्वायर कर लिया, औसत निकाल लिया, अब अंडर रूट निकालना है। तो लास्ट काम है अंडर रूट निकालना इस पूरी चीज का। तो इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा आई एम स्क्वायर बाय 2 का पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। आई एम स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा आई एम, और 2 का अंडर रूट हो जाएगा √2। इसका मतलब आई आर एम एस कितना निकल करके आ गया? आई एम बाय √2, जहां पे आई एम क्या है? शिखर मान है धारा का। आई एम क्या है? शिखर मान है धारा का। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। थोड़ा फ्रेम में कट गया था, एडजस्ट कर देता हूं। ये लो साहब। तो मेन बात क्या है? देखो मेन बात होता है ना रट्टाफिकेशन। जो रटते हैं वो फंसते हैं। सबसे पहले अब मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं आपको, कहीं कमी पेशी रह गई दूर हो जाएगी। सबसे पहली बात मैंने आपको लास्ट चैप्टर के लास्ट के 2 वीडियोस में समझाया कि किस प्रकार एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है और किस प्रकार धारा की दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदल सकती है। जब वो जनित्र में समझा रहा था तो उसमें हर आधे चक्कर के बाद में धारा की दिशा बदल रही थी, मतलब वो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कर रहा था। वहां पे सूत्र बाकायदा आपने ड्राइव किया था, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अगर ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सूत्र है, ऐसा ग्राफ आएगा, तो धारा का सूत्र भी फिर इसी हिसाब से बनेगा, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। जो इनके ऐसे ग्राफ आते हैं, ये वाले ऐसे ग्राफ, इन ग्राफ के अंदर अलग अलग बिंदु पर जो भी मान होते हैं उनको ताक्षणिक मान कहते हैं। तो अलग अलग थीटा को रख के आप अलग अलग मान निकाल सकते हो। यहाँ पे थीटा चलता है, अलग अलग थीटा के ऊपर आई के अलग अलग मान है, तो यहाँ अलग अलग थीटा रखो। थीटा मतलब ओमेगा टी, तो ओमेगा टी बराबर थीटा, एक ही बात है। तो जो थीटा के मान रखोगे उसके हिसाब से आई आ जाएगा। मतलब ये समीकरण हो गया ताक्षणिक धारा का। दूसरी बात, इसमें आई एम क्या होता है? जो अधिकतम शिखर मान होता है उसको अपन कहते हैं आई एम। इतनी बात मैंने आपको समझाई। फिर हम आपको मैंने ये कहा कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और मान समय के साथ साथ बदल रहे हैं, तो यहां पे हमको औसत निकालने का एक तरीका खोजना पड़ेगा। वो तरीका क्या था? कार्य निकाला जाए। फिर कार्य की जब बात आई तो मैंने आपको समझाया कि अलग अलग समय अंतराल में धारा के अलग अलग मान हैं, तो सभी समय अंतरालों में अलग अलग धारा के हिसाब से लिखे गए कार्य को जोड़ दो। तो सबके कार्य को अलग अलग जोड़ दिया। I1 स्क्वायर आर डी टी, I2 स्क्वायर आर डी टी, I3 स्क्वायर आर डी टी, कहां तक? IN स्क्वायर आर डी टी तक। फिर अगर इन सभी को जोड़ने पर जो कार्य आया है वही कार्य करना पड़ेगा औसत को उतने ही समय अंतराल में, यहां से यहां तक में कैपिटल टी के अंदर। तो उसको अपन ने फिर आई एवरेज के स्क्वायर आर कैपिटल टी के बराबर कर दिया। वहां से ये बात निकल करके आई, कि जो आपकी धारा है, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा का औसत है, उसके लिए ये तरीका बैठेगा जिसके अंदर अलग अलग समय पर जो धाराएं हैं अर्थात ताक्षणिक धारा है, उस ताक्षणिक धारा का पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो n का भाग लग रहा है, सभी धाराओं को जोड़ करके n का भाग लग रहा है, इसका मतलब उसका औसत हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ताक्षणिक धारा का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जो भी आ रहा है उसका औसत निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में जब आप अंडर रूट करोगे तो आपके पास प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ताक्षणिक मान का पहले वर्ग हो रहा है, फिर उसका माध्य निकल रहा है, फिर उसका रूट मतलब मूल निकल रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं वर्ग माध्य मूल मान। यहां से कॉन्सेप्ट सीखकर हम वो कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट सीखकर हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यहां अलग अलग समय पे धारा थी I1 I2 I3, मतलब वो ताक्षणिक थी। ताक्षणिक के लिए डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पता है, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, तो हमने ले लिया I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। सबसे पहले उसका स्क्वायर किया, क्योंकि यहां पे ताक्षणिक का स्क्वायर हो रहा था।
उसके बाद हमने हमारे हिसाब से औसत निकाला। यहाँ पे औसत निकालना ही उसने बता दिया था, सबको जोड़ के n का भाग लगाए, मतलब औसत तो निकालना पड़ेगा। यहाँ औसत का चिन्ह लगाया तो औसत का चिन्ह लगाते ही im एक नियतांक है, im क्या होता है, शिखर मान फिक्स है, तो उसको बाहर निकाल दिया। अब आपका औसत निकला साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। साइन स्क्वायर थीटा का औसत होता है 1/2, अलग से एक फॉर्मूले में सिखा दूंगा। तो वो 1/2 औसत यहां पर आ गया। एक बार आपने औसत मान निकाल लिया स्क्वायर करके, तो अब लास्ट काम है अंडर रूट का। तो जैसे अंडर रूट किया निकल के आई वैल्यू im√2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो RMS वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल है, वो कितना होता है im/√2। यहां तक की कहानी मैंने आपको समझाई। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यही सेम चीज आप चाहो तो ई के लिए कर सकते हो। ई क्या है, E0 sin ओमेगा टी। ई का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, ई का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। अलग अलग समय पे अलग अलग वैल्यू आएगी, E1 E2 E3, कब तक, En तक। फिर से वही एवरेज निकलेगा। लास्ट में अगर आप ई एवरेज निकालोगे तो वो आएगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अप टू En स्क्वायर डिवाइड बाय n। मतलब अगर आप वर्ग माध्य मूल मान निकालना चाहो तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी निकाल सकते हो। अब तो आपको लॉजिक क्लियर है, वो मैं यहां पे कर देता हूं ऐसे ब्रैकेट बना करके। अगर आप इसका RMS मान निकालना चाहो तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, तो आप ताक्षणिक मान का स्क्वायर करोगे। उसके बाद एवरेज लेते हैं, तो आप एवरेज ले लोगे, और उसके बाद में क्या करना है, अंडर रूट। देखो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, यहाँ E0 है im की जगह, बाकी वही साइन ओमेगा टी है। तो ये पूरा प्रोसेस सेम होगा, जहां पे im आ रहा है वहां पे आ जाएगा E0, तो ये हो जाएगा E0/√2। तो अगर आपसे कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता का RMS मान पूछता है तो वो होता है E0/√2। जैसे यहां पे धारा के लिए होता है im/√2। कुछ लोग इसको E0 की जगह EM भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग IM की जगह I0 भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नोटेशन का कोई मतलब नहीं है, नोटेशन तो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जो धारा के लिए चीजें थी सेम डेरिवेशन, वो आप किसके लिए कर सकते हो, प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए, क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों में ग्राफ ऐसा बनेगा, दोनों में ऐसे टुकड़े होंगे, दोनों में रिजल्ट ये आएगा, दोनों में RMS ऐसे ही निकलेगा। खलास। तो ये इस वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लो। ये इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा। एक बात मान जाओ कि ये वीडियो मैक्स के हिसाब से चलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट की वीडियो को देख करके आना होगा अगर बेहतर समझना है तो। और अब आने वाले वीडियोस में प्योर मैक्स के हिसाब से पूरा चैप्टर चलने वाला है। हालांकि जैसे मैंने यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझाया है, वहां भी ऐसा ही करूंगा। आपको एक काम करना है, खुद से एक पेपर लेकर के एक बार बिना देखे ये सारा डेरिवेशन करके रखना है, तभी जाकर के चैप्टर मक्खन हो सकेगा। चैप्टर बहुत छोटा है, 3 4 5 वीडियोस में खत्म कर देंगे अपन चैप्टर को, बट हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? अगर और चैनल से हट करके हमारा कंटेंट लगता है तो लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है, कमेंट करना बनता है। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, इस पर आप जैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे हमको, हमारी जो गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है उसका लिंक मिल जाएगा। नोट्स को कैसे परचेज करना है उसके वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बने। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको पसंद आया, आप अच्छे से इसको रिस्पॉन्स करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि एक भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच।